चलिए दोस्तों, अब हम रिवाइज करने वाले हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट। ठीक है, तो सर सबसे पहले मुझे बताइए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन सा एक्ट लगता है। वही सर, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। फिर और आगे चलते हैं अपन, इसके साथ में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स 2002 भी हमें साथ में पढ़ना है। अच्छा, यहाँ पर हम जो भी पढ़ेंगे वो लगभग सिमिलर होगा किसके, कंपनी एक्ट 1956 के जैसे। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कंपनी एक्ट 1956 की बात कर रहा हूं, इसलिए आपको पुराने टाइप के प्रोविजंस दिखाई देंगे, है ना। चलो, सबसे पहला प्रोविजन क्या है। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली हेडिंग है बुक्स ऑफ अकाउंट कौन कौन से मेंटेन करना है। तो वही सर जो हमेशा अपन बार बार पढ़ते हैं, कंपनी लॉ में भी पढ़ते हैं। कौन से हैं सर वो, मास्क MASC, एम फॉर मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड का रिकॉर्ड, ए से असेट एंड लाइबिलिटी का रिकॉर्ड, एस से सेल्स एंड परचेज का रिकॉर्ड और सी से कॉस्ट रिकॉर्ड्स। तो ये आपको मेंटेन करना है। नॉर्मली कभी अगर आ जाए कि कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है और आपको याद ना आए तो आप इतना तो लिख ही सकते हैं। फिर क्या है सर, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर क्या होंगी। तो सर कंपनी एक्ट 2013 की बात करें तो 143 सबसेक्शन 1 में बताई हैं ये चीजें। ठीक है, यहां पर अपन पढ़ रहे हैं पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर। तो पावर क्या है सर, कि ऑडिटर बुक्स ऑफ अकाउंट एक्सेस कर सकता है, वाउचर्स एक्सेस कर सकता है, चाहे वो रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखे गए हों या फिर कहीं और रखे गए हों। ठीक है सर, ऑडिटर चाहे तो इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मांग सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज से। ठीक है सर, जनरल से, जनरल बातें हैं सर। इसके बाद ऑडिटर की कुछ ड्यूटी भी है सर। क्या ड्यूटी है सर, कि वो इंक्वायर करेगा कुछ मैटर्स। ऑडिटर को इंक्वायर करना है कुछ मैटर्स। तो सर ये मैटर मैच होते हैं, आपने लॉ पढ़ा है, कंपनी लॉ का सेक्शन है 143 सबसेक्शन 1, उससे मैच होते हैं। ठीक है, वहां पर आपको 6 क्लॉज देखने मिलेंगी, ABCDEF तक। यहां पर C और D नहीं है, यहां पर C और D नहीं है, ABEF। ठीक है, तो सर क्या है ये सर, यहां पर पूरा पूरा नहीं लिखा है, मैं बोलकर पूरा बता दे रहा हूं, बाकी आप कंपनी लॉ में देख सकते हैं, अपनी बुक में भी देख सकते हैं। तो सर A फॉर एडवांसेस। अच्छा समझ लो, पहले अपन पढ़ के आ रहे हैं कि ऑडिटर को ये 4 मैटर इंक्वायर करने हैं कि इनमें कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। डन, ये ड्यूटी है ऑडिटर की। तो सबसे पहले है A फॉर एडवांसेस। यहां पर ये लिखा है कि अगर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने लोन्स या एडवांसेस दिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, तो क्या वो लोन्स एंड एडवांसेस सिक्योर्ड है या नहीं है, प्रॉपरली सिक्योर्ड है या नहीं है। दूसरी बात, उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स तो नहीं है। ठीक है, B फॉर बुक एंट्रीज। B फॉर बुक एंट्रीज, बुक एंट्रीज मतलब whether the transaction merely represented by book entries, whether the transaction merely represented by book entries are prejudicial to the interest of the society। मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन जो केवल बुक एंट्रीज के फॉर्म में दिखाई देते हैं, कहीं वो कंपनी के हित के अगेंस्ट तो नहीं है। जैसे कि भाई डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है, प्रोविजन की एंट्री होती है, या दो अकाउंट्स को आपस में एडजस्ट करना, ये सब बुक एंट्रीज हैं। तो कहीं ऐसी एंट्रीज कंपनी के हित के अगेंस्ट तो नहीं है। फिर आता है E फॉर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, जो लोग चला रहे हैं, जो मैनेजिंग कमेटी है, उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपेंस सोसाइटी के अकाउंट में तो नहीं डाल दिए। समझ रहे हो आप, जैसे अपन पढ़ते हैं ना कि कंपनी में, कि कहीं ऐसा ना हो कि डायरेक्टर्स लोग क्या करें, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस कहाँ डाल दें, कंपनी में डाल दें, ऐसा। तो पर्सनल एक्सपेंसेस जो हैं आपके, वो आपको सोसाइटी के खर्चों में नहीं डालना है। ठीक है, तो वेदर दी पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ जो बोर्ड मेंबर्स हैं आर डेबिटेड इनटू रेवेन्यू अकाउंट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, वहां पर कंपनी आ जाता है। फिर F फॉर क्या आता है, फॉर कैश। इसमें ही बताया है कि अगर सोसाइटी ने शेयर्स इशू करे हैं फॉर कैश, तो क्या कैश सच्ची में आया है कि नहीं आया है, और यदि अदर देन कैश कंसिडरेशन आपने शेयर्स इशू करे हैं, तो क्या प्रॉपर सिचुएशन, प्रॉपर पोजीशन रिफ्लेक्ट की गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, तो ये समझो, अगर आपने 143 सबसेक्शन 1 पढ़ा है तो समझो ये भी पढ़ा है। ठीक बात है, डन। फिर अपन बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर की।
ठीक है, सेक्शन 70 ये भी आपने पढ़ रखा है। फर्स्ट ऑडिटर कब अपॉइंट होना है सर? विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। विद इन 1 मंथ, नॉट 30 डेज। एमसीक्यू बन सकता है ना, 30 डेज नहीं बोला मैंने, 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वो लोग फेल हो जाते तो कौन अपॉइंट करेगा? शेयर होल्डर्स। पर टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं की गई है, टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं की गई है, बस ये बोला है कि बोर्ड फेल हो जाएंगे तो शेयर होल्डर्स अपॉइंट कर देंगे। अब सर चूंकि फर्स्ट ऑडिटर काम चला हुआ ऑडिटर होता है तो वो कब तक रहेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। बहुत बढ़िया सर। सब्सिक्वेंट ऑडिटर का क्या स्टेटस है सर? तो हर एक एजीएम में उसे अपॉइंट किया जाएगा और वो कब तक रहेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। 6th एजीएम नहीं है भाई, नेक्स्ट एजीएम है। कंपनी एक्ट में आप पढ़ते हैं ना, टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम, यहां पर नेक्स्ट एजीएम है। ठीक है, डन सर। फिर कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या होगा? तो सर ऑडिटर की जिम्मेदारी होगी कि वो सोसाइटी, अच्छा देखो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी के जैसी होती है, यहां भी शेयर होल्डर्स देखने मिलेंगे, यहां भी आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखने मिलेंगे, सब कुछ वैसे ही देखने मिलेगा आपको, है ना। सो ऑडिटर को क्या करना है? मेंबर्स ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए क्या करना है? एक रिपोर्ट बनानी है, मतलब ऑडिट रिपोर्ट बनानी है उनके अकाउंट्स को एग्जामिन करके, और वो रिपोर्ट दे देनी है मेंबर्स को। डन। तो रिपोर्ट बनाओ काय पर? ऑन अकाउंट्स, बैलेंस शीट या जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने एग्जामिन करे हैं उन पर आपको एक रिपोर्ट बनाकर देनी है और उसमें बताना है कि इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करते हैं या नहीं करते। बोलो यारो, क्या यहां तक क्लियर है? इसके बाद ऑडिट रिपोर्ट शेल ऑल्सो स्टेट दैट, आपको ऑडिट रिपोर्ट में ये तो बताना ही है कि सोसाइटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करते हैं या नहीं करते, साथ में आपको कुछ और भी मैटर्स बताने हैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। ठीक है, तो क्या लिखा है? ऑडिट रिपोर्ट शेल ऑल्सो स्टेट दैट। और ये किसके जैसे हैं? सिमिलर टू सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। पर वहां पर आप देखोगे तो ए से लेकर जे तक के क्लॉज है, ABCDEFGHI जे तक है। यहां पर तो बस 2-4 क्लॉज ही है, मतलब 2-4 सबसेक्शन ही है ना। ठीक है, तो 143 सबसेक्शन 3 के हमें कुछ 3-4 क्लॉज हमें यहां पर पढ़ने हैं, बाकी क्लॉजेज यहां पर नहीं है। क्या क्या है सर? सबसे फर्स्ट है, क्या ऑडिटर को नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन मिल गई है फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। ऑडिटर को लिखकर देना है कि ऑडिट के लिए जो उसको नेसेसरी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन चाहिए थी वो उसे मिली है या नहीं मिली है। इससे यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर मैं लिख दूं कि मुझे इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन जो ऑडिट के लिए नेसेसरी थी वो नहीं मिली है, तो इसका मतलब मैं ऑडिट ढंग से नहीं कर पाया, तो क्या यूजर्स मेरी रिपोर्ट पर रिलाई करेंगे? ऑब्वियसली नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट मिला क्या? ऐसा। फिर क्या है सर? वेदर इन हिज ओपिनियन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट हैव बीन केप्ट बाय द सोसाइटी एंड proper returns adequate for the purpose of his audit have been received from the offices or branch of society not visited by him। क्या है मतलब? क्या सोसाइटी ने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए हैं? एक तो मुझे ये बताना है, क्या सोसाइटी ने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए हैं? एक। दूसरी बात क्या लिखी? क्या ब्रांचेस से प्रॉपरली रिटर्न्स आ गए हैं? क्या ब्रांचेस से प्रॉपरली रिटर्न्स आ गए हैं? स्पेशली उन ब्रांचेस से जो मैंने विजिट नहीं करी हैं, क्योंकि देखो जिनके रिटर्न्स आ गए होंगे हेड ऑफिस पर, तो वो तो मैंने हेड ऑफिस पर बैठकर जैसे हेड ऑफिस की बुक्स चेक करी वैसे ब्रांच के रिटर्न्स भी चेक कर लिए होंगे, मतलब ब्रांच की इन्फॉर्मेशन भी चेक कर ली। पर जो ब्रांच मैं खुद विजिट करके आया था उनके नहीं भी आए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं वहीं चेक करके आ गया हूँ। तो जो ब्रांचेस मैंने विजिट नहीं करी क्या उनसे प्रॉपरली रिटर्न्स आ गए हैं? ऐसा। तो ये हो गया। फिर क्या लिखा है सर? वेदर एनी रिपोर्ट ऑन अकाउंट्स ऑफ एनी ब्रांच ऑफिस ऑडिटेड बाय अ पर्सन अदर देन the multi-state cooperative society auditors has been forwarded to him and how he has dealt with the same in preparing the main audit report। सिंपल शब्दों में, क्या ब्रांच ऑडिटर ने ब्रांच की ऑडिट रिपोर्ट बनाकर मेन ऑडिटर को, प्रिंसिपल ऑडिटर को भेज दी है? एक। दूसरी बात, जो मेन ऑडिटर है, प्रिंसिपल ऑडिटर जिसे हम बोलते हैं, क्या उसने उस ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट से डील कर लिया जैसे कि उसे करना चाहिए था? तो कैसे उसने डील करा वो यहां पर बताना पड़ता है। ठीक बात है। तो दो बातें फिर से बोल दे रहा हूं मैं, क्या ब्रांच ऑडिटर ने ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट मुझे भेज दी है, प्रिंसिपल ऑडिटर को दे दी है क्या? ठीक है, चलो सर रिपोर्ट आ गई। अब उस रिपोर्ट से मैं अपनी फाइनल रिपोर्ट बनाऊंगा, और भी ब्रांचेस से रिपोर्ट आई होगी, तो कैसे मैंने डील करा ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट
को जब मैं ऑडिट रिपोर्ट बना रहा था तब। ठीक है, अगर आप इस मैटर को और डीप में समझना चाहते हैं तो ऐसे 600 का वीडियो आप देख सकते हो, उसमें अच्छे से बातें हुई हैं इस बारे में। ठीक है, फोर्थ क्लॉज में क्या बताया है कि जो बैलेंस शीट और P&L है, क्या वो अग्री करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द सोसाइटी से? तो ऑब्वियसली सर बुक्स ऑफ अकाउंट से ही बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो जो भी बनाते हैं वो सब उसी से बनाते हैं। तो यार ऑब्वियसली वो अग्री करना चाहिए ना आपस में। बुक्स कहीं और भाग रही, बैलेंस शीट P&L कहीं और भाग रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। ठीक है, तो बैलेंस शीट और P&L बुक्स ऑफ अकाउंट से अग्री करना चाहिए। अब यहां पर क्या लिखा है, वेयर एनी ऑफ द मैटर रेफर्ड अबव इज आंसर्ड इन नेगेटिव। अगर जो ऊपर मैटर अपन ने पढ़े हो उनमें से किसी का भी आंसर क्या आता है, नेगेटिव आता है या फिर विथ क्वालिफिकेशन आता है, तो क्या करना है, ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल स्टेट द रीजन फॉर द आंसर। मतलब अगर मैंने बोला कि इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर मेंटेन नहीं है, मैंने ऐसा बोला, तो फिर मुझे साथ में ये भी बोलना पड़ेगा कि ऐसा इसके पीछे क्या रीजन है। ऐसा मैंने कैसे बोल दिया कि बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर मेंटेन नहीं है, क्या गड़बड़ मुझे मिली है, क्या फिक्स असेट रजिस्टर इन्होंने प्रॉपर नहीं बनाया या फिर कुछ और नहीं करा, जो भी है ना। ठीक है, तो ये तो मेरे हिसाब से ये आने लायक नहीं है एग्जाम में, इसलिए क्योंकि ये कंपनी लॉ में बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। ये तो यहाँ पर छोटी मोटी आधी अधूरी बातें यहाँ पर कंपनी एक्ट 1956 की उठाकर रख रखी है ना। फिर क्या है सर, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर सेक्शन 72। क्या लिखा है सर, कौन ऑडिटर बन सकता है? केवल सीए। भाई बताओ, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट केवल कौन कर सकता है? सीए। डिस्क्वालिफिकेशन में क्या है सर, बॉडी कॉर्पोरेट अगर आप हैं तो आप सोसाइटी का ऑडिट नहीं कर पाएंगे। मतलब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए मैं बार बार सोसाइटी यूज कर रहा हूं क्योंकि अपना चैप्टर ही वही चल रहा है ना। अगर आप सोसाइटी में ऑफिसर या एम्प्लॉय हैं तो आप उस सोसाइटी का ऑडिट नहीं कर पाएंगे। अगर आप पार्टनर या एम्प्लॉय हैं, किनके? ऊपर वालों के। अगर आप पार्टनर और एम्प्लॉय हैं किसके? ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द सोसाइटी के, तो भी आप ऑडिटर नहीं बन पाएंगे। या फिर आपने लोन ले रखा है सोसाइटी से या फिर गारंटी दे रखी है किसी के बिहाफ में, वो 1000 रुपए से ज्यादा का अगर ऐसा कुछ आपने कर रखा है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 1000 रुपए से ज्यादा का लोन लेकर रखा है, 1000 रुपए से ज्यादा की गारंटी दे रखी है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सर 1000 रुपए पुरानी बातें हैं यार, इसलिए चला आ रहा है ना। ओके, फिर क्या है सर, अब अलर्ट हो जाओ मेरे यारो, इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन, ये एग्जाम में आता है। क्या लिखा है सर, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑर्डर स्पेशल ऑडिट, सेक्शन 77। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल रजिस्ट्रार नहीं बोला है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में सेंट्रल रजिस्ट्रार होता है, जैसे नॉर्मली रजिस्ट्रार होता है ना, वैसे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में सेंट्रल रजिस्ट्रार होता है। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सेंट्रल गवर्नमेंट की, है ना। एमसीक्यू में ध्यान रखना और डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो स्पेशल ऑडिट कर सकती है या करवा सकती है किसी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का। अब सवाल है कि क्या ये पावर हर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी केस में चल पाएगी? आंसर इज नो। भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट, आप ये होशियारी जो है ना केवल खुद की कोऑपरेटिव सोसाइटी में बता पाएंगे। खुद की मतलब जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी गवर्नमेंट की है, समझ रहे हो? तो क्या लिखा है, ओनली इन केस ऑफ गवर्नमेंट सोसाइटी। ये ध्यान रखना, इसको मैं आगे भी बोलूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल ऑडिट का ऑर्डर केवल कब दे सकती है? जब गवर्नमेंट सोसाइटी का ही मैटर हो, और किसी में आपको यह ऑर्डर देने का अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, क्या लिखा है अब सर सुनिएगा ध्यान से। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि जो कंपनी के अफेयर्स हैं वो मैनेज नहीं किए जा रहे हैं इन अकॉर्डेंस विद द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, या फिर प्रूडेंट कॉमर्शियल प्रैक्टिसेस के हिसाब से अफेयर्स नहीं चलाए जा रहे हैं, बिजनेस को नहीं चलाया जा रहा है, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल ऑडिट का ऑर्डर दे सकती है। क्या बोला मैंने? पहला है कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के हिसाब से आपके अफेयर्स नहीं चल रहे, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको फुलफिल करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी काम नहीं कर रही है, कुछ और ही करने लगी है। इसका मतलब यह है कि वो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के हिसाब से नहीं चल रही है। राइट, ठीक है। दूसरा क्या है सर, सोसाइटी इज बीइंग मैनेज्ड इन अ मैनर दैट इट मे कॉज सीरियस इंजुरी टू ट्रेड इंडस्ट्री और बिजनेसेस। आप इस तरीके से काम कर रहे हो कि सीरियस इंजुरी पहुंचा सकते हो आप पूरी इंडस्ट्री के लिए, फ्री में माल बेच रहे हो यार, तो ये तो गड़बड़ होगी ना। ठीक है, फिर क्या लिखा है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द सोसाइटी इज सच
एज टू एंडेंजर इट्स सॉल्वेंसी। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इस तरीके से हो गई है कि अब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पे खतरा आ गया है सॉल्वेंसी का। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी हो गई है कि अब आप सॉल्वेंट भी रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे ये भी पता नहीं है, उस पर एंडेंजर आ गया, डेंजर आ गया, खतरा है भाई। समझे बात को आप? तो 3 कारण हो सकते हैं स्पेशल ऑडिट के। पहला, आपकी जो सोसाइटी के अफेयर्स हैं वो मैनेज नहीं किए जा रहे हैं एज पर कोऑपरेटिव प्रिंसिपल या फिर प्रूडेंट कॉमर्शियल प्रैक्टिसेस के आधार पे, या फिर आप इस तरीके से सोसाइटी को मैनेज कर रहे हो कि वो सीरियस इंजरी पहुंचा सकता है ट्रेड इंडस्ट्री के लिए। तीसरा, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इस तरीके की हो गई है कि आपकी सॉल्वेंसी पर भी खतरा आ चुका है, हो सकता है आप इंसॉल्वेंट हो जाएं। इस तरीके की कुछ बातें हो रही हैं। स्पेशल ऑडिटर कौन होगा भाई? तो या तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो ऑडिटर है, जो ऑलरेडी ऑडिट कर रहा है, वही स्पेशल ऑडिटर बन जाएगा। ये तो कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। तो कौन बन सकता है सर? या तो वो जो ऑलरेडी ऑडिट कर रहा है, जो सोसाइटी का ऑडिटर है, वही बन जाएगा, या फिर किसी और सीए से भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा बोल सकती है। ठीक है सर। पावर्स एंड ड्यूटीज क्या होंगी ऐसे स्पेशल ऑडिटर के? बताओ बताओ सर। जो नॉर्मल स्टैट्यूटरी ऑडिटर की पावर्स होती हैं वही पावर इसके भी होंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है सर। क्या एक्सेप्शन है? कि जो ऑडिट रिपोर्ट बनाकर अपन सोसाइटी को दे देते थे, देखो बार बार मैं बोल रहा हूँ सोसाइटी मतलब यहाँ पर क्या है? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि मैं वही पढ़ा रहा हूँ, वो तो पूरा नाम बड़ा है तो इसलिए केवल सोसाइटी बोल रहा हूँ, है ना। सो ऑडिट रिपोर्ट किसको देनी है? जिसने आपको अपॉइंट करा है। अरे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि जाओ स्पेशल ऑडिट करके आओ, तो उन्हीं को रिपोर्ट देंगे ना कि मेंबर्स के लिए। ठीक है, नॉर्मली मेंबर्स के लिए देते हैं, पर सिंस यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर पर ऑडिट कर रहा हूँ, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ही मैं रिपोर्ट सबमिट करूंगा। फिर सर शेयर होल्डिंग रेस्ट्रिक्शंस, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल ऑडिट का ऑर्डर तभी दे सकती है, अभी बताया था मैंने, जब वो खुद या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर दोनों मिलकर उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में 51% या उससे ज्यादा की होल्डिंग रखते हैं। समझ रहे हो? 51% या उससे ज्यादा की होल्डिंग रखते हैं, मतलब एक तरीके से वो गवर्नमेंट की सोसाइटी हो गई। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने या दोनों ने मिलकर 51% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग रख रखी है किसी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उसी केस में ही आप स्पेशल ऑडिट का ऑर्डर दे सकते, अदर में आप नहीं दे सकते। डन। एक्शन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिसीप्ट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द स्पेशल ऑडिटर। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट आ चुकी है, स्पेशल ऑडिटर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेज दी है। ठीक है, अब क्या करना है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन लेगा ऑन द रिपोर्ट। क्या एक्शन लेगा? जैसा उसको नेसेसरी लगेगा, जैसा उसको ठीक लगेगा वैसा सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन लेगी। बहुत बढ़िया सर। हाउएवर, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती है, ठीक है, कितने दिन के अंदर? 4 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट आपके पास रिपोर्ट आ गई, 4 महीने हो गए, अभी तक आपने कोई एक्शन नहीं लिया, तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट विल सेंड दिस रिपोर्ट टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ईदर कॉपी और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द रिपोर्ट विथ इट्स कमेंट देयर ओन। मतलब अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो वो जो स्पेशल ऑडिट की रिपोर्ट आई है वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे दो, और साथ में जो भी तुम्हारे कमेंट्स वगैरह हैं वो भी दे दो। और ये काम हम किस उम्मीद से करेंगे? हम कहेंगे सोसाइटी से कि सुनो इसको सर्कुलेट कर देना, इसकी कॉपी को, किसको? मेंबर्स को, है ना। इसकी पूरी पूरी कॉपी या एक्सट्रैक्ट, जितना भी एक्सट्रैक्ट मतलब उसका टुकड़ा, तो जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा, या तो पूरी रिपोर्ट या रिपोर्ट का कुछ एक्सट्रैक्ट मेंबर्स को सर्कुलेट करने होंगे। इस ये बात बोलते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को ये रिपोर्ट सौंपेगी। बोलो क्या बोला मैंने? भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट आ चुकी है, अब क्या करना है? आपको एक्शन लेना चाहिए। अगर 4 महीने हो गए आपने कोई एक्शन नहीं लिया, तो अब उस रिपोर्ट को आप उस पर कमेंट करो या ना करो, जो भी है, आप उस रिपोर्ट को दे दो, किसको? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को, और उनसे बोल दो कि सुनो इस रिपोर्ट को मेंबर्स को भेजा जाए, ठीक है, या फिर इसको एजीएम में पढ़ा जाए। कुल मिलाकर सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो मेंबर्स जो बेचारे भरोसा करके बैठे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे, उन मेंबर्स को पता चले कि क्या चल रहा है यहाँ पर। तो उन मेंबर्स को भिजवाना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि उन मेंबर्स तक ये रिपोर्ट पहुंच जाए। ठीक है ना। फिर बताओ सर स्पेशल ऑडिट के एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा? कौन बियर करेगा सर? ऑब्वियसली सोसाइटी को बियर करने पड़ेंगे। तो सर फाइनल एंड पेड बाय, पे कौन करेगा? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को ही पे करने पड़ेंगे, लेकिन डिसाइड कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट।
स्पेशल ऑडिट की फीस कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन पे कौन करेगा? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी इस फीस को चुकाने में कोई डिफॉल्ट करती है तो ये रिकवरेबल होगा। वैसे ही जैसे लैंड रेवेन्यू मतलब एक तरीके से टैक्स, जैसे गवर्नमेंट का कोई और ड्यू आपको पे करना होता है, ऐसे ही माना जाएगा कि जैसे आपने कोई गवर्नमेंट का ड्यू नहीं चुकाया है। अगर आपने इस स्पेशल ऑडिट की फीस उस ऑडिटर को नहीं दी तो ऐसा ही माना जाएगा जैसे कि आपने गवर्नमेंट का कोई ड्यू पे नहीं करा है। बोलो यारो, ये बहुत इंपॉर्टेंट था स्पेशल ऑडिट वाला पार्ट, है ना, ध्यान रखिएगा। अब हम आ जाते हैं आगे, इंक्वायरी और इंस्पेक्शन। वैसे तो ये दोनों के सेक्शन अलग अलग हैं, इंक्वायरी के लिए सेक्शन अलग है 78, इंस्पेक्शन के लिए 79 है, लेकिन मैंने दोनों को साथ में लिख रखा है क्योंकि दोनों 99% सेम है। एक आध छोटी मोटी बात है जो ऊपर नीचे है, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। डन। तो एक साथ याद रखना, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं जिससे आपको प्रॉब्लम, है ना। तो देखो यारो क्या लिखा है एग्जाम में, इंक्वायरी आया इंस्पेक्शन आया, आपको ये लिखना है। क्या लिखना है सर? सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहली बात ये, इंक्वायरी इंस्पेक्शन कौन करेगा? सेंट्रल रजिस्ट्रार। कौन करेगा? सेंट्रल रजिस्ट्रार। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बोल रहा हूं भाई, मेरे दिमाग में सेट करो, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बोला मैंने, सेंट्रल रजिस्ट्रार बोला है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल ऑडिट करता है, सेंट्रल रजिस्ट्रार इंक्वायरी या इंस्पेक्शन करेगा, है ना। ओके सर, डन। और ये सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आया है इस टॉपिक से। किन परिस्थितियों में सेंट्रल रजिस्ट्रार ऐसा करेगा? बताओ यारो, कौन रिक्वेस्ट कर सकता है सेंट्रल रजिस्ट्रार को कि प्लीज इस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की इंक्वायरी करिए या इंस्पेक्शन करिए? ठीक है, या तो फेडरल कोऑपरेटिव टू विच सोसाइटी इज एफिलिएटेड, ठीक है, फेडरल कोऑपरेटिव मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने वाली बॉडी काइंड ऑफ, जैसे हर कोई अपना फेडरेशन नहीं बना लेते, ग्रुप का एक वो बना लेते कि यार ठीक है हमारे फेडरेशन रहेगा, तो कहीं भी अगर हमें अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करना होगा तो ये ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, फेडरेशन के माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो फेडरल कोऑपरेटिव टू विच सोसाइटी इज एफिलिएटेड, या फिर कोई भी क्रेडिटर बोल सकता है। ओहो, कोई लिमिट नहीं है, कोई ₹1 का क्रेडिटर भी अगर बोल देगा तो भी इंक्वायरी या इंस्पेक्शन कर सकता है सेंट्रल रजिस्ट्रार, ठीक है। तो फेडरल कोऑपरेटिव या फिर कोई क्रेडिटर, या फिर बोर्ड के कम से कम 1/3 मेंबर, बोर्ड के कम से कम 1/3 मेंबर तो बोलना ही चाहिए, बोर्ड मेंबर्स तो कम होते हैं, तो 1/3 मेंबर्स कम से कम बोलेंगे तो ऐसी इंक्वायरी या इंस्पेक्शन हो सकती है। और अगर सोसाइटी के मेंबर्स बोले तो ज्यादा होते हैं तो 1/5 में भी काम चल जाएगा, तो 1/5 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। बोलो यारो, 4 सिचुएशन में ऐसी इंक्वायरी या इंस्पेक्शन की जा सकती है। वो 4 सिचुएशन कौन सी है, मतलब कौन कौन रिक्वेस्ट कर सकता है? फेडरल कोऑपरेटिव, क्रेडिटर, बोर्ड के 1/3 मेंबर कम से कम, और मेंबर्स ऑफ सोसाइटी कितने? कम से कम 1/5 होना चाहिए। तो 1/3 बोर्ड, क्योंकि बोर्ड मेंबर्स कम होते हैं तो 1/3 से भी काम 1/3 मेंबर्स चाहिए पड़ेंगे, और सोसाइटी के जो ओवरऑल मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स काइंड ऑफ होते हैं, वो तो बहुत सारे होते हैं, तो 1/5 से भी काम चल जाएगा, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। ऐसी कंडीशन में सेंट्रल रजिस्ट्रार की पावर क्या होगी, या उस पर्सन की पावर क्या होगी जो ऐसी इंक्वायरी या इंस्पेक्शन कर रहा होगा? फ्री एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट्स और सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। ऑब्वियसली यार, ये पावर नहीं दोगे तो वो चेक क्या करेगा वहां जाकर, क्या इंक्वायरी इंस्पेक्शन करेगा? तो उसके पास पावर होगी फ्री एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। फिर वो वहां के ऑफिसर्स या एम्प्लॉइज से क्या मांग सकता है, उनसे क्या बोल सकता है कि आप जनरल मीटिंग बुलाइए, रिक्वायर द ऑफिसर्स ऑफ द सोसाइटी टू कॉल अ जनरल मीटिंग ऑफ द सोसाइटी बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ एटलीस्ट 7 डेज। हम ये नहीं कह रहे कि अब भी बुलाओ, 7 दिन का नोटिस देकर हमें एक जनरल मीटिंग बुलाइए, हमें बात करनी है मेंबर्स से, हमें उनको कुछ बताना है, ठीक है। तो सेंट्रल रजिस्ट्रार या फिर वो पर्सन जो इंक्वायरी इंस्पेक्शन करने आया है उसकी पावर क्या होगी? बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। दूसरा, वो ऑफिसर से बोल सकता है कि मीटिंग बुलाइए, 7 दिन का कम से कम नोटिस देकर आप बुला सकते हैं ऐसी मीटिंग। वेयर ऑफिसर्स फेल्स टू कॉल अ मीटिंग ही शैल हैव पावर टू कॉल इट हिमसेल्फ। अगर मान लो वो लोग मीटिंग नहीं बुलाते हैं तो वो पर्सन खुद मीटिंग बुलाने का अधिकार रखता है। अब आप ये बात देखो, अगर इंक्वायरी और इंस्पेक्शन को मैं अलग अलग कर दूं तो आप देखना इंस्पेक्शन वाले पार्ट में आपको ये वाला पॉइंट लिखा नहीं दिखेगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको लिखा नॉर्मली नहीं दिखेगा, आपको नॉर्मली क्या दिखेगा कि वो मीटिंग बुला सकता है। तो ये एकदम माइनर से डिफरेंसेस है ना। फिर 4th पॉइंट क्या है सर? समन एनी पर्सन टू अपीयर बिफोर हिम, ठीक है, वो किसी भी पर्सन को अपने सामने बुला सकता है उससे कुछ पूछताछ करने के लिए, प्लस मे एग्जामिन सच पर्सन ऑन ओथ। गीता पर हाथ रखो अगर बोलेगा कि ये बोलो कि सही है कि गलत है या जो भी है, ठीक है, मतलब कसम खिला सकता है। डन।
तो 4 पावर है सर। बुक्स ऑफ अकाउंट पे फ्री एक्सेस है, जनरल मीटिंग बुला सकता है, 7 दिन का नोटिस देकर आपको जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी, आप नहीं बुलाओगे तो वो खुद बुला लेगा, और किसी भी पर्सन को समन कर सकता है और एग्जामिनेशन ऑन ओथ कर सकता है। ये एग्जामिनेशन ऑन ओथ वाली बात भी इंस्पेक्शन वाले पार्ट में नहीं लिखी है। तो ऐसे माइनर से 1-2 डिफरेंस है, पर उनसे कोई बहुत भारी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं ये मानता हूँ कि ये चीज़ें के अधिकार दोनों ही केस में होंगे, भले ही नहीं लिखे पर वो ये सब चीज़ें कर लेते हैं, ऑलमोस्ट एक जैसी बात हो जाती है। हु विल कंडक्ट इंक्वायरी और इंस्पेक्शन, कौन करेगा भाई? रजिस्ट्रार खुद करेगा या तो इंस्पेक्शन या इंक्वायरी, या फिर कोई और पर्सन जिसको रजिस्ट्रार ऑथराइज करेगा वो करेगा। बोलो यारो, समझ पा रहे हो? या तो वो खुद करेगा या फिर अदर पर्सन जिसको ऑथराइज करा होगा रजिस्ट्रार ने। फिर कम से कम 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा बिफोर होल्डिंग एनी सच इंक्वायरी। भाई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हार्ड जैसा भी कुछ होता है कि नहीं होता है, तो 15 दिन का तो टाइम दो, उसके बाद अटैक करो। किसी पे अटैक ही कर दोगे, रेट थोड़ी मारना है, ठीक है। फिर फॉलो अप में क्या लिखा है? सेंट्रल रजिस्ट्रार विद इन 3 मंथ ऑफ द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ रिपोर्ट। अच्छा, वहां स्पेशल ऑडिट जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा था उसमें कितना था? उसमें 4 मंथ था, है ना, ठीक है। तो विद इन 3 मंथ ऑफ डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ रिपोर्ट कम्युनिकेट द रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरी टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। भाई ये रिपोर्ट किसको दे दो? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे दो, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर कोई उससे जुड़ा हुआ है तो उसको, या फिर किस उस अथॉरिटी को जिसके कहने पर ये इंक्वायरी की गई है, ठीक है। तो डन। बोलो यारो सर ये यहाँ पर क्या मतलब हुआ? किसके कहने पर इंक्वायरी की गई? यार देखो, किसी ने तो अप्लाई करा होगा ना, अपन ने बात कर दी ना, 4 लोग, फेडरल कोऑपरेटिव ने इंक्वायरी के लिए बोला हो सेंट्रल रजिस्ट्रार से, या फिर किसी क्राइटर ने बोला हो, या फिर 1/3 बोर्ड मेंबर्स ने बोला हो एटलीस्ट, है ना, या फिर 1/5 मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी ने बोला, जो भी है। तो जिन्होंने बोला था इंक्वायरी के लिए, जिनकी कहने पर इंक्वायरी की गई है, उनको भी रिपोर्ट मिल जाएगी, है ना, ठीक है। अब आप इसको ध्यान रखने के लिए क्या कर सकते हो? आप ध्यान रखने के लिए क्या कर सकते हो सर? ऐसे सोचो, कौन इंक्वायरी करेगा? कौन करेगा? सेंट्रल रजिस्ट्रार, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल रजिस्ट्रार। या तो वो खुद करेगा, किसी और पर्सन से बोलेगा। किसके बोलने पर करेगा? तो यहां पर वो 4 लोग हैं, ठीक है ना, फेडरल कोऑपरेटिव, क्रेडिटर, बोर्ड के कम से कम 1/3 मेंबर और 1/5 मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी कम से कम, है ना, तो ठीक है। खुद करेगा या किसी और पर्सन को बोलेगा, दोनों अलाउड है। खुद भी कर सकते हो, किसी और पर्सन से भी बोल सकते हो। क्या OBS देना पड़ेगा? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हार्ड देनी पड़ेगी, हाँ, 15 दिन का टाइम देना पड़ेगा। फिर पावर क्या क्या रहेगी अपन ने पढ़ी सर, 4 पावर होती हैं, ठीक है। फिर सेंट्रल रजिस्ट्रार ये रिपोर्ट किसको और कब तक देगा? तो क्या बोला था, किसको देना है भाई? सेंट्रल रजिस्ट्रार रिपोर्ट किसको देगा? 3 महीने के अंदर किसको देना है आपको? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को देना है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देना है, या जिसके कहने पर ये इंक्वायरी या इंस्पेक्शन किया गया उसको रिपोर्ट देना है, ठीक बात है। और टाइम लिमिट कितना है? 3 महीने। तो आप ऐसे ना इन क्वेश्चंस के माध्यम से एकदम मस्त रिकॉल कर पाएंगे, है ना। तो यहां पर आपका मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी खत्म होता है। बोलो।